हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं लवकुश कुमार कृष्ण बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा से आपके लिए कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय रसायन विज्ञान और पाठ 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। बच्चों, किस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पाठ का परिचय होना चाहिए, अर्थात पाठ में हमारे क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है, हमें उनमें क्या क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। पहले पाठ परिचय पर निगाह डाल लेते हैं। देखिए, इस पाठ में हम पढ़ेंगे परमाणु, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एटम बोलते हैं, अणु मॉलिक्यूल्स, फिर रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, किंतु हम इनमें से केवल आरंभिक 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 9th के सिलेबस में हमारे 2 ही हैं। देखिए कौन कौन से हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसमें हम एक प्रयोग ले लेंगे, लैंडोर्ट का प्रयोग, जो बहुत कारगर है और ये अगली कक्षाओं में मिलेगा आपको, इस कक्षा में भी है। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित कुछ टॉपिक आएंगे। इन 5 नियमों में से हम केवल आपके 9th के सिलेबस में 2 नियम ही हैं, हम 2 नियम को विस्तार से समझाएंगे। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बच्चों, टॉपिक हमारा है पहला परमाणु, किंतु परमाणु को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये परमाणु किसके संबंध में पढ़ रहे हैं। भाई बात करें तो हमसे पहले बात करते हैं पदार्थ की। कोई सा भी पदार्थ लें हम, तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये बात सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताई थी। उसके बाद अन्य साइंटिस्ट भी हुए जिन्होंने महर्षि कणाद के पक्ष में अपनी बात रखी, और उसके बाद डाल्टन आए और डाल्टन ने यह बता दिया कि पदार्थ को यदि छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ते ले जाएं, अर्थात एक स्थिति ऐसी आ जाए कि पदार्थ का और कण या पदार्थ को और अन्य छोटे छोटे कण में ना तोड़ा जा सके, तो उस छोटे छोटे कण को हम बोलते हैं परमाणु। परम प्लस अणु, छोटे से छोटा पदार्थ का कण। अब एक संरचना हम ऐसी मान सकते हैं, यदि हम चौक ले लें, चौक को बारीक रूप से तोड़ते ले जाएं, अर्थात उसके छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, उन कणों को हम और विभाजित नहीं कर सकते। सुई के नोक के समान जैसी संरचना भी आ जाएगी। तो उस ही छोटे छोटे अणु की बात हम कर रहे हैं, परमाणु की। वास्तव में परमाणु की बात करें तो डाल्टन के समय तक परमाणु को अविभाज्य माना जाता था, अर्थात परमाणु को और सिंपल भागों में या अवयवों में तोड़ा नहीं जा सकता था। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में परमाणु को भी हम और भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वह भाग क्या होते हैं देखेंगे ध्यान से। परमाणु को हम वर्तमान समय में 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 बात करेंगे हम प्रोटॉन, दूसरी बात करेंगे हम न्यूट्रॉन, और तीसरी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन भी हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन, मतलब वर्तमान समय में परमाणु विभाज्य है। ये 3 भागों में इसको तोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं परमाणु के बाद अणु की बात करते हैं। अणु क्या है? परमाणु के रासायनिक संयोग से जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वह अणु होता है। अर्थात अणु परमाणुओं के समूहों से मिलकर बनते हैं। परमाणु की बात यदि मैं कर दूं तो मैंने एक हाइड्रोजन परमाणु ले लिया, एक इसके जैसा हमने हाइड्रोजन परमाणु और ले लिया, तो यहाँ पर तो ये तत्व है, अर्थात ये परमाणु के रूप में है। जब हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो ये हाइड्रोजन का एक अणु बन जाएगा। तो परमाणु, एक जैसे परमाणु मिलकर भी अणु बना सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है, ये क्लोरीन तत्व का परमाणु है, मिला लें तो ये HCl बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो देखिए, एक जैसे परमाणु मिलकर भी अणु बनाते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु मिलकर भी अणु बनाते हैं।
तो जो एक जैसे मिलके होते हैं वो समान, और जो असमान मिलके बनते हैं वो असमान अणु कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अणु के बाद रासायनिक संयोग के नियम की, कि जिस प्रकार से ये परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम जरूर होगा जिसकी वजह से ये आपस में मिल रहे हैं। अब इन संबंधों को ही हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। मतलब किस प्रकार से कोई परमाणु आपस में संयोग करके अणु बना रहा है, या कोई पदार्थ मिल करके नया पदार्थ कैसे बना रहा है, उस कैसे वाली घटना का जो संबंध है, जो संयोग है, उसको जो हम पढ़ रहे हैं, उस संयोग को पढ़ने को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। अब इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। बच्चों, मैंने आपको एक द्रव्य के संबंध में एक बात बताता हूँ पहले, कि आप जानते हैं कि द्रव्य में संहति और स्थान घेरने की एक विशेष क्वालिटी होती है। अर्थात कोई भी द्रव्य हो वह स्थान भी घेरेगा और उसमें संहति अर्थात द्रव्यमान भी होता है। अब इसी बात की बात हम आगे बढ़ाते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण होता है बचाव। द्रव्यमान मैंने आपको बता चुका हूँ। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में यहाँ पर इस शब्द का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण रासायनिक संयोग। तो जब रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान या के समय द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान अविनाशी होता है, ना तो यह नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यह परिवर्तित हो जाता है। अब मैंने जो आपको द्रव्यमान संरक्षण की बात बताई, तो संरक्षण क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षित हुआ, द्रव्यमान अविनाशी हुआ, अर्थात ना तो इसका क्रिएशन हुआ, ना ही इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, ना ही इसका निर्माण हुआ, ना ही इसका विनाश हुआ। तो ये बात जो आती है वो द्रव्यमान संरक्षण के अंतर्गत ही आती है। अब इसी कारण इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। अब मैं इस संबंध को या इस नियम को आपको एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट लैंडोट के एक प्रयोग के माध्यम से आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। लैंडोट ने क्या किया था? लैंडोट ने जो है एक विशेष प्रकार की नली जो एच आकार के रूप में थी, उन्होंने एक नली इस प्रकार से ली और इस नली की दोनों साइड, इन साइडों में उन्होंने दो पदार्थ अलग अलग भर लिए। वो पदार्थ भरने से पहले इस नली का वजन तोल लिया फिजिकल बैलेंस से। फिर पदार्थ भरने के बाद उन्होंने एक नली को ए का नाम दे दिया, दूसरे नली को बी का नाम दे दिया। इसमें उन्होंने अलग अलग पदार्थ भर दिए। वो पदार्थ कौन कौन से थे जरा आप ध्यान देखेंगे। एक में उन्होंने रख दिया एजी नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और एक में उन्होंने रख दिया पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों को अलग अलग भागों में रख करके इस नली को दोबारा तोल लिया। नली को ऊपर से बंद कर दिया, कॉर्क लगा दी इसमें। और कॉर्क लगाने के बाद ढक्कन बंद हो गया। उन्होंने इस नली को आसानी से धीरे से हिलाते हुए इधर का पदार्थ इधर और इधर का पदार्थ इधर ले जाने के लिए इसको थोड़ा सा हिलाया। अब जब दोनों पदार्थ आपस में मिले तो इनों में अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया के दौरान जब दोनों नलियों का रंग परिवर्तित होने लगा तो उन्हें दिखाई दिया कि इसमें अभिक्रिया हो रही है।
अभिक्रिया जब समाप्त हो गई अर्थात परिणाम जो आने थे वो बनकर तैयार हो गए, उन्होंने दोबारा इस नली को तोला। तोड़ने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ, ये पता चला कि जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान अब भी है। मतलब उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थों में अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान ना तो नष्ट हुआ ना ही निर्मित हुआ, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिणित हो गया, अर्थात ट्रांसफर या चेंज हो गया, बदलाव आ गया। इस सिद्धांत से उन्होंने द्रव्य की अविनाशिता के नियम की पुष्टि की। और समीकरण किस प्रकार से पूरी होती जरा देखेंगे। AgNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा और KNO3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान था और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान आया वह संरक्षित रहा, अर्थात समान रहा। तो उन्होंने पुष्टि क्या दी? उन्होंने पुष्टि ये दी द्रव्यमान संरक्षण के संबंध में कि अभिक्रिया से पहले पदार्थों का द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के बाद उत्पादों का द्रव्यमान। इस प्रयोग से उन्होंने ये बात सिद्ध करके दिखाई। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 नियम की, स्थिर अनुपात का नियम। जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थिर प्लस अनुपात, मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री की बात चल रही है तो रासायनिक संयोग में बनने वाले पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उनके बनने में कुछ ना कुछ एक स्थिर अनुपात जरूर होता है, अर्थात एक नियत अनुपात होता है, जिसके अंतर्गत तत्व आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। और अणु रूप में प्राप्त होकर के यदि हम उनकी गणना करेंगे तत्वों के रूप में, तो तत्व में कुछ ना कुछ विशेष अनुपात जरूर होगा। जैसे कार्बन की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो CO2 बनेगा, तो कार्बन की निश्चित मात्रा ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से ही संयोग करेगी। मैं यहाँ पर कार्बन अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात लेना चाहता हूँ। तो देखिए कार्बन का जो मात्रा है यहाँ पर, इसमें एक मात्रा कार्बन की है, एक परमाणु है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12 कम 12, 16 दूनी 32, अर्थात कार्बन की 12 ग्राम मात्रा ने ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 बनाने में 32 ग्राम ऑक्सीजन का रूप लिया, या 32 ग्राम ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की। अगर इसे और सरलतम अनुपात ले लूँ मैं तो 2 × 12 हो जाएगा, फिर 2 से 16 बार कट जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा और 2 × 8 16 हो जाएगा। तो इसमें जो है 3:8 का अनुपात है। तो हम और एग्जाम्पल ले लें जल का, तो हम जानते हैं जल में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन 2 परमाणु ले लिए और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लिया। यदि हम अणु के साथ अभिक्रिया करें तो H2 और O2 के अभिक्रिया करेंगे तो जल बनाने के लिए हमें 2 परमाणु के रूप साथ में अणु लेंगे, तो 2 अणु हाइड्रोजन ले लेंगे और 1 अणु ऑक्सीजन का ले लेंगे। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं अभिकारक पद में, उत्पाद पक्ष में ऑक्सीजन का 1 है तो 2 से गुणा कर लेंगे। हमारे यहाँ पर
H के 4 हो गए, यहाँ पे H के 4 हैं, इस प्रकार संतुलित हो जाएगी। और हम इनमें चाहें तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितने लिए हमने यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 आपके हाइड्रोजन परमाणु इसमें, ऑक्सीजन परमाणु इसमें कितने, 1 दूनी 2 माने जाएंगे। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, 4 एकम 4, 16 दूनी 32 और 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने किसी न किसी एक निश्चित अनुपात में संयोग किया है। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के विक्रय करके CO2 जो बना है, इसमें भी कुछ ना कुछ निश्चित अनुपात लिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन का। इस प्रकार से हमारे जो तत्व संयोग करके या अणु आपस में संयोग करके परिणाम देते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एक निश्चित अनुपात अवश्य होता है। उस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए, अब ये बात हमारी जो सिलेबस के अंतर्गत बात थी, ये तो हमारी पूरी होती है। ये 3 नियम हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर में डाल दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं डाल रखे हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या बात करते हैं, तो मैंने आपको जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल बताया था, तो उसमें कुछ एक बात आई थी परमाणु द्रव्यमान संख्या की। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या की जो बात आती है, हम क्या करते हैं बच्चों, किसी नाभिक में जो धनावेश और धनावेश के कारण जो नाभिक में एक स्थायित्व होता है, उसके साथ एक कण और होता है, वह कण होता है न्यूट्रॉन। तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तत्व के नाभिक में जो फंडामेंटल तत्व होते हैं, कण होते हैं, वो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के विविध कक्षाओं में, अर्थात विभिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, बाहर, नाभिक के बाहर घूमेगा। तो नाभिक का जो स्थायित्व था हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही था। अब इनके आवेश और इनके आवेश आपस में एक दूसरे से निगलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमाणु स्थायित्व में बना रहता है। द्रव्यमान संख्या जो हम बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या इन नाभिक में उपस्थित फंडामेंटल पार्टिकल्स अर्थात आधारभूत कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर ही होती है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक पर, जो कई बार हमने आपको बता दिया है और कई बार आपको ये टेस्टों में भी मिलने वाला है। तो ये टॉपिक आप सही से तैयार कर लेंगे, द्रव्यमान संख्या से आधारित एक न्यूमेरिकल रखा जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल अभी आपको बता देता हूँ। ऐसे ही एक तत्व का द्रव्यमान 39 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या 19 है। आपको बताना होगा कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, सूत्र आपके पास है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपके पास द्रव्यमान संख्या है 39, प्रोटॉन है 19 और न्यूट्रॉन आपको जस्टिफाई करना है, निकालना है। तो आप गणित के नियमों का प्रयोग करते हुए 19 इधर ले आएंगे, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का था। और जब 39 में से आप जब 19 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 20 बचेगा। मतलब क्या हुआ, इस तत्व के नाभिक में 20 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। यदि आपसे कहने लगे कि इस तत्व का नाम बताइए, तो एक प्रश्न और बढ़ जाएगा। और तत्व का नाम है, जब आप बात करेंगे कि हम जब बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक 19 है,
जहाँ पर P होता है प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन आप जानते हैं प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक और बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। ये तब तक होता है जब तक तत्पर बाह्य आवेश नहीं होता है। उदासीन रूप में बिना किसी आवेश के रूप में जो परमाणु क्रमांक होता है वह परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर घूमने वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आपका ये प्रश्न 2 प्रश्न और बढ़ा के ला सकता है कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, इस तत्व पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु क्रमांक की बात करने के लिए हमें प्रोटॉन से परमाणु क्रमांक बराबर रख देंगे और प्रोटॉन से ही इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो हमारे पास Z, P और E, Z परमाणु क्रमांक, P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो हमारे पास P की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, इसलिए Z और E बराबर हो जाएंगे आपके 19। मतलब इस तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, प्रोटॉन भी इस पर 19 है, इलेक्ट्रॉन भी इस पर 19 है। यदि आपसे कह दिया जाए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए मैं आपको तत्वों के पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने के कुछ शर्तें को नियम बताऊंगा बोहर के परमाणु के अनुसार, परमाणु मॉडल के अनुसार। किंतु हम उससे पहले जो परमाणु की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, तो परमाणु क्रमांक के लिए और तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए मैं आपको सबसे पहले किन किन वैज्ञानिकों ने तत्व के परमाणु के लिए बताने के लिए क्या क्या मॉडल प्रस्तुत किए, उनमें कौन सा मॉडल सक्सेस रहा, सफल रहा और कौन विफल रहा, और वर्तमान समय में कौन सा मॉडल चल रहा है उसके बारे में संक्षिप्त बताऊंगा। फिर इसका टॉपिक एक अलग रूप से जो वर्तमान समय में चल रहा है अलग से जोड़कर वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप सुनेंगे। एक बात आती है पहले परमाणु के संबंध में डाल्टन का परमाणु, बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देख लेंगे। भाई डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म कणों को परमाणु का नाम दिया, परमाणु को अविभाज्य माना, एक जैसे परमाणु पदार्थ के परमाणु को एक जैसा माना, भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु को भिन्न भिन्न माना, और अपनी थ्योरी को उन्होंने इस संबंध में बता दिया कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन सिद्धांत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, उसको कई कारणों की वजह से विफल कर दिया गया, क्योंकि जब समस्थानिक और संभारिक खोज हुए तो उनके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं, समस्थानिकों के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनकी स्थिति इस सिद्धांत से सही प्रकार से नहीं बता पाई। फिर संभारिक आए, संभारिक के भार एक जैसे होते हैं, परमाणु भार एक जैसे होते हैं, क्रमांक अलग अलग होते हैं, उनके संबंध में भी ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हो पाया। एक थे आपके थॉमसन। थॉमसन ने क्या कहा था, इसे टॉमसन भी बोल देते हैं हम। अंग्रेजी और हिंदी में बोलने में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आप टॉमसन और थॉमसन बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, जिस प्रकार से तरबूज में अर्थात तरबूज के गूदे में या आयतन में बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश समान रूप से वितरित होता है। अब ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसको समझाने के लिए उनके पास खुद अपने तर्क नहीं थे। क्यों नहीं थे? वैज्ञानिकों ने ये मालूम कर लिया
कि जब धनावेश और ऋणावेश साथ साथ रहेंगे तो परमाणु का तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। धनावेश और ऋणावेश आपस में मिलकर के डिफ्यूज उदासीन हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में परमाणु की स्थायित्व को कौन बताएगा? नाभिक का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। परमाणु का तो उस समय तो नाभिक था ही नहीं, खैर इस समय तो परमाणु का फिर अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझाने में बहुत उनको डिफिकल्टी हुई। अब थॉमसन के बाद एक मॉडल और आया, नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि परमाणु का नाभिक ठीक प्रकार से वर्णित जिसने किया वह रदरफोर्ड ही थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया था, जरा ध्यान से देखेंगे। उन्होंने बारीक बारीक प्याज की झिल्ली के समान धातु पत्र लिए और उनमें से धनावेश जो अल्फा कण होते हैं उनको गुजारा। पूरे व्यवस्था को उन्होंने एक स्वचालित कैमरा में कैद किया और कैद करने के बाद होने वाली घटनाओं को कई बार बारीकी से फॉरवर्ड और बैकवर्ड उस वीडियो को करके समझा और अपने कुछ प्रमाण या अपने कुछ निष्कर्ष निकाल के दिए। उससे पहले क्या हुआ देखेंगे ध्यान से प्रयोग के माध्यम से। ये उनका एक प्रारूप बना रहा हूं मैं प्रैक्टिकल का। उन्होंने यहां पर एक बारीक धातु पत्र को लटका दिया और यहां पर उन्होंने अल्फा कणों को आने के लिए एक मार्ग बना लिया। यहां से अल्फा कण जाने के लिए एक पुंज गुजारा और ये पुंज इस पत्र से गुजरने पर उन्हें क्या दिखाई दिया कि ये पुंज सीधे ना जा करके, अधिकांश तो सीधे गए थे किंतु कुछ पुंज ऐसे थे, पुंज जानते हो समूह, यहाँ अल्फा कण हैं, अल्फा कण के समूह को हम पुंज कह रहे हैं। तो ये सामने वाली दीवार पर ये प्रायोगिक जो बर्तन था उन्होंने चमक उत्पन्न की। उन्होंने इनका बड़े बारीकी से अध्ययन किया और अपने कुछ जवाब दिए। उन्होंने 3 बात नोट की, सबसे ज्यादा 3 बात क्या नोट करी? उन्होंने ये बात नोट करी कि अल्फा कण पर धनावेश होता है और ये अल्फा कण जब इस पत्र से गुजारे तो अधिकांश ये आर पार निकल गए। तो उन्होंने ये कहा कि ये परमाणु होते हैं, परमाणु के आसपास अधिकांश खोखला स्थान है। तो उन्होंने खोखले की बात कही, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, ये वाली बात कही। फिर उन्होंने ये देखा कि अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, अर्थात अपने सीधे मार्ग में न जा करके अपने मार्ग से किसी माध्यम से टकरा करके अपना मार्ग बदल देते हैं। तो उन्हें ये महसूस हुआ और उन्हें अपना तथ्य दिया कि हो ना हो परमाणु के अंदर एक धनावेशित स्थान है। उन्होंने एक धनावेशित स्थान की बात कही और उन्होंने ये भी देखा कि जब अल्फा कण जा रहे हैं इस पत्र से तो 10,000 या 12,000 अल्फा कणों में से कोई एक कण या 2 कण अपने मार्ग से वापस लौट करके आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को कई बार रिपीट करके देखा और उन्होंने ये बात बताई कि धनावेश से होकर ही प्रतिकर्षित हो सकता है। मतलब अल्फा कण लौटकर तभी आ सकता है जब किसी धनावेश कण से टकराया हो
और लौट कर भी तब आया होगा जब अल्फा कण से ज़्यादा उसका द्रव्यमान हो। ये दो बात उन्होंने बड़ी बारीकी से सोची और ये कहा कि परमाणु के अंदर एक दृढ़ स्थान है। दृढ़ बोलते रिगिड, RIGID। इस रिगिड स्थान को उन्होंने बताया। अब इन वर्णन करते 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 उन्होंने तीन बात स्पष्ट रूप से ये बता दी जो अपने सिद्धांत में जोड़ ली कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात, परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म स्थान होता है जो धनावेशित होता है, दृढ़ होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस सूक्ष्म स्थान में ही समाहित होता है। उन्होंने इस बात के लिए एक संरचना बताई, जिस प्रकार से फुटबॉल खेलने का एक मैदान होता है, उसमें एक हम थोड़ी सी पिन चूहो दें, एक स्थान बना दें, जगह दे दें, तो वह स्थान के समान ही परमाणु का एक स्थान होता है जिसे दृढ़ बता रहे हैं हम। उस दृढ़ स्थान का नाम उन्होंने दिया नाभिक, और तब से इस मॉडल का नाम आज तक चलता रहा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल। तो ये बातें हमने जो आपको बताई, ये तीनों बातें आपके इस रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में हैं। इस रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कुछ विशेषताएं होने के साथ साथ कुछ इसमें कमियां भी हैं। तो कमियां की बात करता हूं तो जरा देखेंगे ध्यान से। कमियों में बात करेंगे तो जिस प्रकार से परमाणु का नाभिक है, धनावेश बताया, और इसके बाहर की ओर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बताया। अर्थात उन्होंने ये कहा कि परमाणु के नाभिक में धनावेश समाहित होता है और जो ऋणावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वे नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जो चारों ओर घूमते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन सा कहाँ घूमेगा। तो साइंटिस्टों ने ये कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो घूमते घूमते उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो लास्ट में आकर नाभिक में डूब जाएगा, अर्थात नाभिक में समा जाएगा। किंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। सिद्धांत कुछ और कह रहा है और थ्योरी कुछ और कह रही है। ऐसा क्यों नहीं होता? परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, होता नहीं। इस बात का उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। फिर रेखिक स्पेक्ट्रम होता है। रेखिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? जब परमाणु अपनी कक्षाओं को बदलता है तो एक ऊर्जा के रूप में प्रकाश को छोड़ता है। जब इस प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसमें एकांतर क्रम में पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हुआ, इस बात को भी रदरफोर्ड समझाने में असफल रहे। तो दो मुख्य कारण क्या रहे? नाभिक का स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। नाभिक किस कक्षा में कहाँ घूमेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस बात का जवाब भी रदरफोर्ड सटीकता से नहीं दे पाए। इस प्रकार से रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल विफल हो गया। बाद में एक साइंटिस्ट प्रोफेसर नील्स बोहर आते हैं। उन्होंने थॉमसन का मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की बारीकी से अध्ययन किया और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को हम अगली वीडियो में जोड़ेंगे। इस मॉडल को हम बोलते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है।